अभिनेता सैफ अली खान अस्पताल से अपने घर पहुंच गए हैं। 15 जनवरी की देर रात उन पर हमला हुआ था। 5 दिन अस्पताल में रहे और अब अपने घर पर हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। मंगलवार करीब शाम 5 बजे के आसपास आखिरकार सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। छुट्टी से पहले उनकी आखिरी जांच हुई। अस्पताल के बाहर पुलिस वालों और मीडिया का जमावड़ा था। इसके पहले सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस सैफ के हमलावर को लेकर सतगुरु शरण पहुंची। क्राइम सीन क्रिएट किया गया और फिर करीब 6:30 पर पुलिस सैफ के घर से निकल गई। सैफ के घर सतगुरु शरण पर सुबह से उनके लौटने की तैयारियां चल रही थी। उनके घर की बालकनी पर सुरक्षा को देखते हुए जाली लगाई गई। धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए गए। करीब 4:45 पर सुरक्षा वाले गेट से अंदर ना जाकर सैफ दूसरे गेट से मीडिया के हुजूम के बीच अपनी कार से दाखिल हो गए। सैफ मीडिया से मुखातिब होना चाहते थे, जिसके चलते एक्टर रोनित रॉय, जो सुरक्षा एजेंसी भी चलाते हैं, बाहर आए और उन्होंने मीडिया से शांत होकर घेरा बनाने की दरख्वास्त की। आप एक काम करेंगे, आप चाहते हैं कि सैफ आए? प्लीज एक चालू कीजिए। ऐसे करेंगे तो मुश्किल है। प्लीज फॉर मी विल डू इट। ही इज नॉट गोइंग टू डू। लेकिन मीडिया की धक्का मुक्की बनी रही और सैफ ने अंदर ही रहना ठीक समझा। सैफ का हमलावर पुलिस हिरासत में है और सैफ सुरक्षित अपने घर पर। और अब सैफ को और फिल्म जगत को सैफ के वापस काम पर लौटने का इंतजार रहेगा। भोपाल में सैफ अली खान और उनके परिवार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर अब सरकार का कब्जा हो सकता है। दरअसल भोपाल रियासत की संपत्तियों पर मिला स्टे अब खत्म हो चुका है। हालांकि सैफ और उनके परिवार पर इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार बचा हुआ है। इस फ्लैग स्टाफ हाउस में भोपाल नवाब सैफ अली खान का बचपन बीता, लेकिन अब ये सरकारी हो सकता है। सिर्फ फ्लैग स्टाफ हाउस ही नहीं, 15,000 करोड़ की संपत्ति, जिसमें भोपाल का नूरे सभा पैलेस, दारुसलाम, बंगला ऑफ हबीबी, कॉटेज 9, 4 क्वार्टर्स, मोटर्स गैराज, वर्कशॉप, गवर्नमेंट स्कूल, कोहिफिजा प्रॉपर्टी और अहमदाबाद पैलेस जैसी कई जमीनें और इमारतें शामिल हैं। वजह, जस्टिस विवेक अग्रवाल का यह फैसला। सैफ के परिवार ने 30 दिनों में कोई दावा नहीं किया। परिवार चाहे तो डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकता है। सरकारी जमीन पे अगर कोई बसा हुआ है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का धारणाधिकार कानून है। उसमें एक लिमिट है कि इस समय से अगर कोई रह रहा है, घर बना के रह रहा है, उसके पास बिजली बिल है, वो है, तो फिर उसको कुछ निश्चित राशि लेके पट्टा दिया जाता है। 2 लोगों के पाकिस्तान जाने से कोई पूरे परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति तो घोषित नहीं हो सकती है ना। हालांकि अभी कई सवाल हैं, लोगों के मन में शंका भी है। जैसे 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। स्टे हटने के बाद ये सभी निर्माण अवैध हो जाएंगे। ऐसे में सरकार इन लोगों को कैसे हटाएगी? भरते हैं, बराबर हर साल भरते हैं, रजिस्ट्री नहीं। क्यों करेंगे? खाली पट्टे वाले और क्यों करेंगे? पट्टे हैं उनके पास। हालांकि सरकार आबिदा को वारिस मानती है, लेकिन शर्मिला टैगोर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आबिदा सुल्तान 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई और भोपाल नवाब की मौत भारत में हुई। इसलिए शरीयत के आधार पर उनका भारत की संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता। इस पर 2019 में कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान ही भोपाल की संपत्ति की वैध वारिस हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 को जारी करके छात्रों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपए का स्टाइपेंड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मंगलवार को बीजेपी ने और भी राहतों या रेवड़ियों के ऐलान किए। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से को जारी किया। इसमें बीजेपी ने वादा किया है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। परीक्षा में आने जाने के लिए 2 बार मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। ऑटो ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। घरेलू कामगार के बोर्ड का गठन और बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके स्टाइपेंड योजना कर शुरू करें। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी। इसके अलावा सरकारी शिक्षण संस्थानों में केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का वादा भी किया गया है।
दिल्ली में रामायण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी रावण को लेकर इतनी हमदर्दी क्यों है। रावण आया सोने का हिरण बन के और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। रामायण में रावण सोने का हिरण बनकर आया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब दिल्ली विधानसभा में महाभारत शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल के इस बयान से इतने आहत हो गए कि वो आज हनुमान मंदिर गए और उन्होंने व्रत भी रखा है। और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। बीजेपी के आरोपों पर आप नेताओं के बयान के बाद केजरीवाल खुद सामने आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रावण के अपमान पर बीजेपी नेता इतने आहत हो गए हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। दिल्ली में राजनीति हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है। यहाँ पार्टियां जनता के मुद्दों से बेखबर सिर्फ सुबह और शाम एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 27 माओवादियों को मार गिराया गया है। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति शामिल है। 19 जनवरी सुरक्षा बलों को सूचना मिली सोनाबेड़ा धर्मबंधा कमेटी के नक्सली मूवमेंट पर हैं। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 60-70 किलोमीटर और ओडिशा सीमा से 20 किलोमीटर दूर भालू डिग्गी जंगलों में मुठभेड़ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 10 टीमें एक साथ निकली, 3 ओडिशा से, 2 छत्तीसगढ़ पुलिस की और 5 सीआरपीएफ की। गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप E30, कोबरा 207, सीआरपीएफ 65, 211 बटालियन, एसओजी नुआपाड़ा की संयुक्त टीम कुल्हाड़ी घाट पहुंची। 40 घंटे से ज्यादा गोलियां चलती रहीं। एक हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। कई नक्सली मारे गए, लेकिन इस चेहरे को देखकर सुरक्षा बलों को अपनी कामयाबी का अंदाजा हुआ। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम रेड्डी उर्फ चलपति, आंध्र प्रदेश के माटेपल्ली गांव का रहने वाला, 10वीं तक पढ़ा, सेंट्रल कमेटी का मेंबर। 60 साल का चलपति बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में सक्रिय था, हर वक्त 10 गार्डों के घेरे में रहता था। अबूझमाड़ में लगातार हो रही मुठभेड़ की वजह से कुछ महीनों पहले चलपति ने अपना ठिकाना बदल लिया और गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर पर चला गया। कि सीसी मेंबर एक जयराम करके है, वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया। मुठभेड़ में सीता नदी एरिया के जोनल कमांडर गुड्डू के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर और विशाखापत्तनम भेजा गया। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई थी। इसमें 18 नक्सली मारे गए थे। यहाँ तुमरेल और तलपरू नदी के बीच नक्सलियों की खुफिया सुरंग मिली। जमीन के अंदर ही करीब 10 फीट गहरा और 12 से 14 फीट कमरा बनाया गया था। खैर, गरियाबंद मुठभेड़ के बाद साल के पहले महीने में सुरक्षा बलों ने 50 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। बेंगलुरु में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। साइबर ठगों ने एक शख्स को भरोसे में लिया और एक नया मोबाइल हैंडसेट उसे दिया। जैसे ही इस शख्स ने इस मोबाइल हैंडसेट में सिम डाला और इसे एक्टिवेट किया, देखते ही देखते उसके अकाउंट से तकरीबन 3 करोड़ रुपए गायब हो गए। साइबर अपराधियों ने यह फोन एक शख्स को गिफ्ट किया। इसमें पहले से ही कुछ स्पाई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए गए थे। फोन एक्टिव होते ही उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी अपराधियों को मिलने लगी। दरअसल बहुत शातिर ढंग से यह फ्रॉड कराया गया। इस शख्स को किसी कॉलर ने बताया कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसमें आसान ब्याज दर पर करोड़ों रुपए का कर्ज आसानी से मिल सकता है। हामी भरने पर उसे सिम खरीदने को कहा गया। फिर उसे बताया गया कि सिम और क्रेडिट कार्ड के लकी ड्रॉ में उसने एक मोबाइल फोन जीता है। मोबाइल फोन मिलते ही उसने निर्देश के मुताबिक अपने अकाउंट नए सिम से लिंक कर दिए। लेकिन इसके बाद मोबाइल ने अपना काम किया। उसके पास मैसेजेस आने बंद हो गए।
जब वो बैंक गया तो पता चला कि उसके अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है। इस मामले में अभी जांच चल रही है। मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। दरअसल इस फोन की क्लोनिंग की गई थी। कॉल हो या मैसेज, सबकी कॉपी साइबर अपराधियों तक पहुंच रही थी। ऐसे में आसानी से अपराधियों ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए उड़ा लिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुलने के कारण एक महिला की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में जब उन्हें एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल लेकर गया परिवार, तब वहां एम्बुलेंस का दरवाजा जैम हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो परिवार ने बनाया। ये वीडियो एम्बुलेंस के अंदर का है। इसमें सुलेखा को लेकर परिवार आनन फानन में अस्पताल पहुंचा, लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुलने से महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं था। उसको बोला ऑक्सीजन लगाओ, उसको ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला तो ऑक्सीजन उसने लगा तो दिया, और उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं। और महात्मा गांधी पहुंचने के बाद जैसे इमरजेंसी में डाला, हमारा वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमारा गेट नहीं खुला। 108 में गेट खोलने को लेके इशू हुआ था, जिसको लेके थोड़ा सा आपसी तनातनी थी। उसके बाद में इनको आपसी समझाइश कर दिए और इन्होंने रिपोर्ट दे दी है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परिवार बिहार से है और उनका आरोप है कि जब उनकी मां आत्महत्या का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। तुरंत 108 को फोन किया। उनका आरोप है कि जब एम्बुलेंस में महिला को रखा तब तक उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद एम्बुलेंस का दरवाजा जैम हो गया और इस देरी के कारण सुलेखा की मौत हो गई। फिलहाल जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार के सुबह 4 बजे हैदराबाद के एक परिवार को एक फोन कॉल आया। पिता चंद्रमौली को बताया गया कि उनके 26 वर्षीय बेटे रवि तेजा को गोली लगी है। पूरा परिवार टूट गया। इसके साथ ही लाखों ऐसे परिवारों में अब एक चिंता और डर बैठ गया है कि क्या वाकई अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए असुरक्षित है। 26 साल के कोयड्डा रवि तेजा के हैदराबाद के घर में दिल दहलाने वाले दृश्य। रवि तेजा को अनजान हमलावरों ने अमेरिका में गोली मार दी। चंद्रमौली टैक्सी चलाते हैं। अपने 2 बच्चों के भविष्य पर उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। रवि 2022 में MBA करने अमेरिका गया। उसकी बहन श्रिया ने अभी शिकागो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की है। दोनों बच्चे अपने माता पिता को अमेरिका ले जाने की सोच रहे थे। रवि तेजा एक चीनी फूड जॉइंट के लिए काम करते हुए खाना पहुंचा रहे थे, तभी एक गैस स्टेशन के पास उन्हें गोली मारी गई। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जल्द नौकरी मिल जाएगी। भारतीय छात्र अमेरिका में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह है। बीते 1 साल में अमेरिका में कम से कम 12 भारतीय छात्रों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 8 मौतों को अप्राकृतिक माना गया। इससे भारतीय परिवारों में चिंता बढ़ी हुई है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। जलवायु परिवर्तन का ऐसा असर हो रहा है कि बारिश और बर्फबारी अब ना के बराबर हो रही है। जनवरी का महीना गुजरने को है और उत्तराखंड में 80% बारिश कम हुई है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी चक्र में बदलाव है। आसमान में बादल जरूर है, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। वैसे भी 2024 भारत में सबसे गर्म साल रहा, तो साल 2025 के जनवरी महीने में भी तापमान बढ़े हुए हैं, बारिश नाम मात्र हो रही है। 3.2 mm के आसपास मिली है, जबकि 16-17 mm के आसपास अभी तक मिल जानी चाहिए थी। तो जो ओवरऑल अगर डेफिशिएंसी देखो मैं इस सीजन की या इस मंथ की अभी तक जो है, तो अभी -81% है, तो काफ़ी कम है। अब बारिश कम हुई है तो इसके नुकसान भी पर्यावरणविद बताते हैं। भयानक आगे लगेंगी जंगलों में, पहाड़ों में। दूसरा ये है कि ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से श्रिंक हो रहे हैं हमारे, और जल स्रोत बहुत तेज़ी से डिप्लीट होंगे। मौसमी चक्र में बदलाव में सबसे ज्यादा रोल ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों का अंधाधुंध कटाव, वाहनों से निकलने वाला धुआं और कंक्रीट के बड़े जंगल है। और ऐसे ही बारिश कम होती रही और तापमान बढ़ता रहा तो धरती को बचाना मुश्किल होगा।
पाकिस्तान के अमरकोट के रहने वाले गणपतराम सोढ़ा ने एक ख्वाब देखा था कि उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिले और वो राजस्थान आकर बस सकें। उनका ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनकी बेटी की शादी जैसलमेर में हो गई है और इस शादी के जरिए अब बेटी अपने पिता के नागरिकता के सपने को जरूर पूरा कर सकेगी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बसने की चाहत रखने वाले सोढ़ा परिवार को भले ही अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिल पाई, लेकिन उनके परिवार की बेटी को राजस्थान में ससुराल जरूर मिल गया है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले गणपत सिंह का परिवार हिंदुस्तान में बसने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन अब बेटी का विवाह जैसलमेर में हो गया है तो ये किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। हमारे पूरा एक जुड़ाव है, इंडिया पाकिस्तान दोनों भाइयों की तरह है, लेकिन हम भी ना पूरी रिश्तेदारी एक दूसरे की, तो यहीं आके सब करना पड़ता है। मीना की शादी जैसलमेर के रहने वाले सरकारी टीचर महेंद्र सिंह से हुई है। मीना सोढ़ा ने 5वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जोधपुर से ही की है। अपने बड़े पापा के पास रहकर पढ़ाई की, रिश्ता भी यहीं तय हुआ और अब ससुराल भी जैसलमेर हो गया है। मीना जैसलमेर में अपने नए परिवार को पाकर बहुत खुश है। मीना ने नागरिकता के लिए भी आवेदन कर रखा है। मीना चाहती है कि उनके माता पिता भी पाकिस्तान से अपना कारोबार समेटकर भारत आ जाए। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ 2013 में आई थी और मैंने पूरी ग्रेजुएशन यहीं से की है, इंडिया से। आगे मुझे टीचर बने का, गवर्नमेंट टीचर। दरअसल पाकिस्तान के अमरकोट में सोढ़ा समुदाय के 60,000 से अधिक लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इस समुदाय की सबसे बड़ी समस्या गोत्र में शादी करने के लिए रिश्ते नहीं मिलना है। इस परिवार के लिए अपने कई परिजनों को समय पर राजस्थान की नागरिकता नहीं मिलने का दुख भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि बेटी की शादी राजस्थान में हो गई है और उसे जल्द ही यहाँ पर नागरिकता भी मिल सकेगी। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए लाए गए नए ड्रेस कोड का विरोध शुरू हो गया है। बीते दिनों बोर्ड ने कैंडिडेट से कहा था कि वे मेटल वाली जिप की जैकेट और जींस पहनकर परीक्षा देने नहीं आ सकते हैं। अब अभ्यर्थी इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया ड्रेस कोड लागू किया है। बोर्ड की परीक्षाओं में अभ्यर्थी अब मेटल जिप वाली जींस और जैकेट पहनकर नहीं जा पाएंगे। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट कर नए ड्रेस कोड की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अब कुर्ता पैजामा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और गड़बड़ी करने वालों को सजा दिलाने की बात की। हालांकि उनके आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने बोर्ड से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। ये निर्णय आपका गलत है, क्योंकि ज्यादातर छात्र सामान्यतः अब जींस के पैंट पहनने लग गए, छात्राएं भी पहनने लग गई। अगर छात्रों को एग्जाम के लिए अलग से ड्रेस सिलवानी पड़ेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान में आपके इस निर्णय का विरोध होगा, आप इस पर पुनः विचार करें। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज अपने परिवार के साथ प्रयागराज आकर महाकुंभ में संगम तट पर विशेष पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही महाप्रसाद सेवा में गौतम अडानी ने अपने हाथों से लोगों को महाप्रसाद खिलाया, लोगों को आरती संग्रह पुस्तक भेंट की और लेटे हनुमान जी का दर्शन भी करने पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े मेले में मंगलवार को अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने सपरिवार दर्शन पूजन किया। गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती के संगम पर पूजन किया और साथ ही हनुमान जी के सामने माथा भी टेका। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को जमकर सराहा। प्रयागराज की भूमि में आया हूँ, एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। अडानी ग्रुप ने इस्कॉन समूह के साथ मिलकर पूरे मेले में रोजाना 1.5 लाख लोगों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है। जिस जगह खाना बन रहा है वहां जाकर गौतम अडानी ने किचन भी देखा, खाना बनाने में हिस्सा बटाया और श्रद्धालुओं को अपने हाथ से खाना भी परोसा। गौतम अडानी ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी निवेश के लिए एक बेहतरीन राज्य है। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। अडानी समूह गीता प्रेस के साथ मिलकर 1 करोड़ आरती पुस्तिकाएं भी बांट रहा है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के लिए आकाशवाणी ने विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी की शुरुआत की है। इस रेडियो चैनल के जरिए लोगों को महाकुंभ का आंखों देखा हाल बताया जा रहा है।
महाकुंभ में कुंभवाणी रेडियो चैनल का अस्थायी स्टेशन बनाया गया है, जहां सुबह 5:55 से रात 10:05 तक लगातार कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। कुंभवाणी के कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी है एनडीटीवी इंडिया की टीम और यहां से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुंभवाणी पूरे महाकुंभ का जो पूरा क्षेत्र है कैसे विशेष प्रसारण कर रहा है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है। कुंभवाणी चैनल के जरिए कुंभ की कहानी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, नासिक, वाराणसी और अयोध्या में क्या हो रहा है और वहाँ के लोग कुंभ के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब बताया जाता है। कुंभ क्षेत्र में जो भी बड़े ऋषि मुनि आए हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही हैं, उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, भक्तों के जो भक्तिमय वातावरण का निर्माण करने के लिए हमने भजनों की एक पूरी सीरीज चलाई है। इस कंट्रोल रूम से कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग होती है, जबकि प्रसारण मुख्य केंद्र से किया जाता है। कुल 50 लोगों की टीम यहाँ काम कर रही है। ये जो है 10 तारीख से शुरू हुआ था, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। अब ये तब से प्रारंभ हुआ है और ये अब 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक ये 16 घंटे प्रसारित हो रहा है रोज।